Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हम एसी पढ़ रहे थे। और एसी में हमने बेसिकली क्या क्या देखना है, हमने बेसिक चीज देखनी है कि हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है, फेजर कैलकुलेशन कैसे करनी है। बेसिकली फेजर रिप्रेजेंटेशन है क्या, हमने आर एल सी के बारे में देख लिया इंडिविजुअली के रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को हम उसके फेजर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका इम्पिडेंस को हम कैसे लिखेंगे। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जो होता है आर होता है, एल के लिए होता है जे ओमेगा एल और सी के लिए होता है 1 जे ओमेगा सी। ये सारी चीजें हम देख ली थी। हमने देखा उसकी पावर कैलकुलेशन, बेसिकली मेन इंपोर्टेंट है आपकी पावर कैलकुलेशन। एसी सर्किट में पावर कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि रेजिस्टेंस में सिर्फ आपका पावर डिसिपेशन होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस में पावर डिसिपेशन नहीं होगा। जब भी वो पावर की बात करे या फिर पावर डिसिपेशन की बात करे तो बाय डिफॉल्ट मतलब होता है रियल पावर पी की वैल्यू होती है। हमने हमने वहां पे तीनों पावर पढ़ी थी, पी, क्यू और एस। एस मतलब कॉम्प्लेक्स पावर, क्यू मतलब आपका रिएक्टिव पावर, पी मतलब आपका रियल पावर। हम तीनों पावर को हमने डिस्क्रिमिनेट किया था अलग अलग तरीके से उसकी यूनिट से। एक पी की यूनिट क्या होगी, रियल पावर की यूनिट होगी वॉट, रिएक्टिव पावर की होगी बी ए आर और आपकी कॉम्प्लेक्स पावर की होगी बी ए वोल्ट एम्पियर। तो ये चीजें आपने पढ़ ली थी पिछली क्लास में। आज हमें उसी के कंटिन्यूएशन में हमें पढ़ना था आर एल सी सीरीज सर्किट। हमने आर एल आर सी अलग अलग पढ़ लिए हैं, अब हमें पढ़ना है आर एल सी सीरीज सर्किट। हमने पावर फैक्टर के बारे में पढ़ लिया है, उसके नेचर के बारे में पढ़ लिया है, अब हमें आर एल सी के बारे में पढ़ना है। तो देखेंगे जरा आर एल सी सर्किट बनाता हूं मैं। एक रेजिस्टेंस है और सीरीज की बात कर रहा हूँ, अभी पैरेलल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये एल है और यहाँ पर ये कैपेसिटेंस है और इसको हमने क्या किया, एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये रहा सोर्स वी, ये रहा सोर्स वी। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगी तो आगे की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे कि हमें वहां पे रेजोनेंस कैसे देखना है। तो देखो यहाँ पे होगा बी आर, ये होगा इसके अक्रॉस होगा बी एल और इसके अक्रॉस होगा बी सी। अब देखो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता हूँ केवीएल को बी इक्वल टू बी आर प्लस बी एल प्लस बी सी। अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जब भी हम एसी की बात करते हैं तो हमें फेजर कैलकुलेशन करनी होती है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं देखना, हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका एंगल भी देखना है। अगर एंगल देखना है तो इसका मतलब हमें उसका रेफरेंस पता होना चाहिए किससे एंगल देखना है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सीरीज में कनेक्ट है तो इनमें करंट क्या होगी, सेम होगी। जब करंट सेम होगी तो हम क्या करते हैं, करंट को रेफरेंस ले लेते हैं। ये हमने करंट को रेफरेंस ले लिया, ये होगी करंट आई। अगर करंट आई यहाँ पर है तो बी आर कहाँ पे होगा, बी आर इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं। बी आर यहाँ होगा, बी एल कहाँ होगा, बी एल ऊपर की तरफ होगा आई थिंक, क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लीड करता है तो वोल्टेज ऊपर की तरफ होगा। ये हो गया वोल्टेज बी एल। बीसी कहाँ होगा, बीसी साइड नीचे की तरफ होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में वोल्टेज करंट को 90 डिग्री से लैग करता है। ये हो गया बीसी। तो अपने तीनों वोल्टेज होगा बी आर, बी एल और बीसी। अब देखो बी एल और बीसी देखो, बी एल और बीसी देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा या तो बी एल माइनस बीसी होगा ऊपर की तरफ। अगर मैं ऊपर की तरफ लिखूंगा तो लिखूंगा बी एल माइनस बीसी, और अगर मैं नीचे की तरफ देखूं तो नीचे की तरफ आएगा रिजल्टेंट बीसी माइनस बी एल। इसका मतलब जो बड़ा होगा, अगर बीसी ज्यादा होगा तो आपका रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, अगर बी एल ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इनका जो V और VL माइनस बीसी, बी आर और बी एल माइनस बीसी का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा, ऐसा आएगा, और ये एंगल होगा थीटा और ये होगा V। अब देखो मैं केवीएल लिखने वाला हूँ, केवीएल ध्यान से देखेंगे। अब मुझे लिखना है V इक्वल टू, रेफरेंस तो वही है, तो रेफरेंस क्या है अपना I। हमें उसी रेफरेंस से सारे के सारे फेजर के एंगल लेने हैं। तो अगर मैं एक्चुअल में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा V एंगल थीटा, क्योंकि जो V है वो I से थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, इक्वल टू बी आर एंगल 0 डिग्री, I से 0 डिग्री बना रहा है, प्लस बी एल, बी एल कितना बना रहा है, बी एल साइन 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना दिया, प्लस बी सी कितना बना रहा है, माइनस 90 डिग्री बना रहा है। जब नीचे की तरफ जाते हैं तो माइनस होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। अब देखेंगे बी आर एंगल 0 मतलब कुछ भी नहीं आएगा, 90 डिग्री का मतलब होता है जे से मल्टीप्लाई,
अब हम लिख रहे हैं इसको बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म में, क्योंकि जब हमें फेजर को ऐड करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि आपको उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। -90 का मतलब होता है -जे इंटू बी सी, तो ये बन गया बी एंगल थीटा इक्वल टू बी आर प्लस जे बी एल माइनस जे बी सी, इसको अपन थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर देते हैं, प्लस जे बी एल माइनस बी सी। ठीक है, अब देखो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगर मैं बी की वैल्यू देखूं तो बी की वैल्यू आएगी अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी होल स्क्वायर, और जो थीटा आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, मतलब टेन इनवर्स बी एल माइनस बी सी और डिवाइड बाई बी आर। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, हमने एंगल कैसे निकाला है, कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स प्लस जे वाई, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, वो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। इसकी इसी के साथ हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया और फिर और उसका एंगल भी निकाल दिया। अब हमें निकालना है टोटल इंपेडेंस। तो आपको इतना पता है ना कि जब भी आपके तीन एलिमेंट तीन इंपेडेंस सीरीज में कनेक्ट हों तो तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों ऐड हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तीनों का इंपेडेंस पता होना चाहिए। इसका इंपेडेंस क्या होता है, जेड आर इक्वल टू आर। इसका इंपेडेंस क्या होता है, जेड एल इक्वल टू जे ओमेगा एल। इसका इंपेडेंस क्या होता है, जेड सी इक्वल टू वन अपॉन जे ओमेगा सी। मतलब टोटल जेड कितना हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी। हम इसी तरीके से लिख रहे हैं। तो देखो हम मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से लिखूंगा। इस इक्वेशन को मैं क्या लिखूंगा, इस इक्वेशन को देखो, V को लिख सकता हूं मैं टोटल करेंट इंटू टोटल इंपेडेंस जेड इक्वल टू या फिर एंगल थीटा तो है ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आर को लिख सकता हूँ टोटल करेंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जे बी आर को लिख सकता हूँ टोटल करेंट इंटू एक्सएल। मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, जे तो हमने बाहर ले लिया, माइनस आई इंटू एक्सी। तो देखो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस जे एक्सएल माइनस एक्सी, और जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और जो थीटा इक्वल टू हो जाएगा वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ये चीज आई। तो टोटल इंपेडेंस है, अब वो हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और जो थीटा इक्वल टू होगा वो होगा टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करो, देखो मैं इसको रेड बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये तो वही लिखा है ना, आर प्लस जे ओमेगा एल और प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी, क्योंकि एक्सी की वैल्यू होती है वन अपॉन ओमेगा सी। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। तो जैसे अपन ने पिछली क्लास में आर एल और आर सी के लिए तीन ट्रायंगल बनाए थे, कौन कौन से, वोल्टेज ट्रायंगल, इंपेडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल, यहाँ पर भी हम वही बनाएंगे, देखेंगे। मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया बी आर इस डायरेक्शन में, ये हो गया बी एल माइनस बी सी। अगर मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ तो लिखूंगा बी एल माइनस बी सी, अगर मैं नीचे की तरफ बनाता तो क्या लिखता मैं, बी सी माइनस बी एल। ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज V और ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, V इक्वल टू बी आर प्लस ए बी एल माइनस बी सी। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा अंडर रूट, ये चीज हम पहले भी लिख चुके हैं, बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी होल स्क्वायर। एंड थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको तीनों ट्रायंगल याद रखने हैं, ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स बी एल माइनस बी सी अपॉन बी आर, क्योंकि ये एंगल किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या तो आपके इंपेडेंस के फॉर्म में, या फिर वोल्टेज के फॉर्म में, या फिर पावर के फॉर्म में। तो हमें तीनों ट्रायंगल याद रखने हैं। इंपेडेंस यहाँ पे हो जाएगा आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सएल माइनस एक्सी। अगर मैं नीचे की तरफ बनाता हूँ लिखता है एक्सी माइनस एक्सएल, ये हो जाएगा टोटल इंपेडेंस जेड, ये हो जाएगा एंगल थीटा। तो जेड इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। एंड थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। ठीक है, आगे बढ़े पावर की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा QL माइनस QC। अगर मैं नीचे की तरफ लिखता तो क्या लिखता, QC माइनस QL। ये हो जाएगा S, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस QL माइनस QC का होल स्क्वायर। एंड थीटा इक्वल टू, ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स QL माइनस QC डिवाइड बाई। अब मैन है पावर फैक्टर निकालना, ध्यान से सुनेंगे। पावर फैक्टर अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी,
cos थीटा अगर मैं पहली वाली ट्रायंगल से लिखूंगा तो क्या आएगा, पहली वाली ट्रायंगल से भी आएगा बी आर अपॉन बी, दूसरी वाली ट्रायंगल से आएगा आर अपॉन जेड, और तीसरी वाली ट्रायंगल से आएगा पी अपॉन एस। बट अब नेचर कैसा होगा, ये तो होगी वैल्यू, अभी पावर फैक्टर आपका अधूरा है, पावर फैक्टर बिना उसके नेचर के, उसका नेचर हमें बताना पड़ेगा। तो उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर लैगिंग है, उसका नेचर लीडिंग है, या फिर यूनिटी पावर फैक्टर, ये हम कैसे पहचानेंगे, ये मैंने आपको बताया हुआ है। पावर फैक्टर का नेचर देखने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे, वोल्टेज को रेफरेंस लेने के बाद हम क्या देखेंगे, करंट लैग कर रही है तो लैगिंग हो जाएगा, लीड कर रही है तो लीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे पहला कि अगर आपका VL ग्रेटर देन BC होगा, मैं आता हूं फिर से इस वाले फेजार पर, ये देखेंगे अगर BL ग्रेटर देन BC है तो जो आपका फेजार, जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। इसका मतलब वोल्टेज यहाँ होगा, ये रहा वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज, ठीक है, और ये रही करंट। अब हमें रेफरेंस किसको लेना है, वोल्टेज को रेफरेंस लेना है। हमने क्या किया, वोल्टेज को रेफरेंस ले लिया, ये रहा वोल्टेज, हमने इसको रेफरेंस ले लिया। हमने देखा कि करंट इसको क्या कर रही है, करंट इसको लैग कर रही है, करंट इसको लैग कर रही है। इसका मतलब अगर BL ग्रेटर देन BC है तो नेचर कैसा हो जाएगा, लैगिंग नेचर का हो जाएगा। और सिंपल सी बात है, मैं आपको ये चीज बता चुका हूं, अगर आपका सर्किट इंडक्टिव नेचर का है, BL ग्रेटर देन BC का मतलब है, मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, XL ग्रेटर देन XC या फिर QL ग्रेटर देन QC, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ। इसका मतलब आपका जो सर्किट है वो आपको डोमिनेंट कैसा है, इंडक्टिव नेचर का है। अगर इंडक्टिव नेचर का है तो हमेशा उसके पावर फैक्टर का जो नेचर होगा हमेशा कैसा होगा, लैगिंग होगा। सेकंड केस में अगर BL लेस देन BC हो, इसका मतलब अब सर्किट कैसा हो गया, कैपेसिटिव नेचर का हो गया। कैपेसिटिव नेचर में देखो जरा कैसा होगा, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं, अगर BC ग्रेटर देन BL होगा तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, तो जो V होगा वो कहीं यहाँ आएगा। अब मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूँ और देख रहा हूँ करंट लैग कर रही है या फिर लीड कर रही है, तो करंट अब वोल्टेज को लीड करने लगेगी। अगर लीड करने लगेगी तो नेचर कैसा हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा लीडिंग नेचर का। या फिर हम लिख सकते हैं XL लेस देन XC या फिर QL लेस देन QC। तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यही केस आपका रेजोनेंस का केस बनेगा कि अगर BL इक्वल टू BC होगा या फिर XL इक्वल टू XC होगा या फिर QL इक्वल टू QC होगा। तो देखो XL और XC, BL और BC एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा वो VR की डायरेक्शन में हो जाएगा, इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर होगा, यूनिटी पावर फैक्टर। और इसी को हम क्या बोलेंगे, यही आपका रेजोनेंस का केस बनेगा, यूनिटी पावर फैक्टर की। जब भी आपका रेजोनेंस होता है तो सर्किट कैसा होता है, प्योरली रजिस्टिव होता है, प्योरली रजिस्टिव। अगर प्योरली रजिस्टिव है इसका मतलब कि उसका पावर फैक्टर कैसा है, यूनिटी पावर फैक्टर है, cos थीटा की वैल्यू 1 है। यही तो शो करता है कि रजिस्टिव नेचर कितना ज्यादा है, रजिस्टिव नेचर जितना ज्यादा होता जाएगा पावर फैक्टर की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी कि हमें क्या करना है, हमें उसका पावर फैक्टर कैसे निकालना है, उसका नेचर हमें कैसे निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, एक दो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, कहाँ पे हमें लैगिंग देखना है, कहाँ पे हमें लीडिंग देखना है। देखते हैं क्वेश्चन जरा, देखेंगे इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा कि लैगिंग और लीडिंग हमें कैसे देखना है, कैसे हमें वोल्टेज देखना है LOC में, कैसे हमें ROL में देखना है, कैसे हमें RLC में देखना है, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखेंगे इस क्वेश्चन में R और L के अक्रॉस वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, तो अब आप BR प्लस BL नहीं बोलोगे, आपको मैग्नीट्यूड दिया है। देखो तो मैग्नीट्यूड होता कितना है, वो होता है अंडर BR स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। L और C के बीच का वोल्टेज दिया है आपको 9 वोल्ट, तो L और C का वोल्टेज जो आप मैग्नीट्यूड देखो वो कितना होता है, या तो BL माइनस BC होता है या फिर BC माइनस BL होता है। अगर मैं L और C को बनाऊं, सिर्फ देखेंगे, सिर्फ L और C का फीचर बनाता हूं मैं, ये L रहा, ये C रहा। अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज लगाता हूं B, ये वोल्टेज है V, ये L है, ये C है, ये हो गया BL और ये हो गया BC। अब मैं इसका फीचर बनाता हूँ, करंट सेम होगी दोनों में, करंट को सेम है, तो करंट को मैंने रेफरेंस ले लिया, ये होगी करंट। BL किस डायरेक्शन में होगा, BL ऊपर की तरफ होगा, BL ऊपर की तरफ होगा। BC कहाँ होगा, BC नीचे की तरफ होगा, BC नीचे की तरफ होगा। तो देखो इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगा वो या तो BL माइनस BC होगा या फिर BC माइनस BL होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर BL माइनस BC है तो ऊपर की तरफ होगा BL माइनस BC, और अगर नीचे की तरफ है तो BC माइनस BL होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
कि अगर बीएल ज्यादा होगा तो बीएल माइनस बीसी होगा रिजल्टेंट, और अगर बीसी ज्यादा है तो बीसी माइनस बीएल होगा रिजल्टेंट। तो जो वोल्टेज होगा वो या तो बीएल माइनस बीसी होगा या फिर बीसी। अगर मैं इसका केवीएल भी लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, बी इक्वल टू बीएल एंगल 90 डिग्री प्लस बीसी एंगल माइनस 90 डिग्री। प्लस 90 का मतलब होता है जे, माइनस 90 का मतलब होता है माइनस ए। तो देखो जे वीएल माइनस बीसी। अब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वीएल माइनस बीसी आएगा या फिर बीसी माइनस वीएल आएगा। और एंगल कितना आएगा, थीटा की वैल्यू आएगी 90 डिग्री या फिर माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री होगी और माइनस 90 डिग्री होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या तो बीसी माइनस बीएल होगा, अगर बीसी माइनस बीएल है तो माइनस 90 होगा, अगर बीएल माइनस बीसी है तो प्लस 90 होगा। ठीक है, तो जो आपको 9 वोल्ट दिया है वो एल और सी की एक्रॉस वोल्टेज दिया है। तो अब आप बीएल प्लस बीसी नहीं करोगे वहां पे। अगर आपने बीएल प्लस बीसी कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये डीसी नहीं है, ये एसी है। तो आपको क्या करना है, बीएल माइनस बीसी। बीएल माइनस बीसी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 9 वोल्ट। और आर और एल के एक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, आर एल में मैंने आपको बताया था अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। और जो टोटल 15 वोल्ट है वो आपका टोटल आरएलसी के बीच का है। आरएलसी का वोल्टेज कितना होता है, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बीसी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कौन से क्लियर होने चाहिए फॉर्मूले, ठीक है, आपको कौन से क्लियर होने चाहिए। तो जो वी दिया है वो आपको दिया है 15 वोल्ट। मैं सबकी इक्वेशन लिख देता हूँ, अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बीसी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें एल और सी के बीच का वोल्टेज दिया है, या हम लिख देते हैं बी एल माइनस बीसी। मैं यहाँ पे डिफरेंस क्यों लगा रहा हूँ, ये जो साइन होता है वो होता है डिफरेंस का। डिफरेंस का मतलब होता है अगर बीएल ग्रेटर देन है तो बीएल माइनस बीसी हो जाएगा, और अगर बीसी ग्रेटर देन है तो बीसी माइनस बीएल हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि बीएल डिफरेंस बीसी कर दो। तो उसकी वैल्यू कितनी दी है आपको, उसकी वैल्यू दी है 9 वोल्ट। मैं डिफरेंस क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बोला है कि नेचर आपका लैगिंग है या फिर लीडिंग है। अगर लैगिंग होता तो बीएल ग्रेटर देन बीसी होता, अगर लीडिंग होता तो बीसी ग्रेटर देन बीएल होता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला क्या दिया है, अगला हमें दिया है अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर इक्वल टू 20 वोल्ट। ये भी आपको दिया है, ये आपको 3 इक्वेशन दिए हैं। इन 3 इक्वेशन से हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। बीसी की वैल्यू निकालनी है। अब देखेंगे, अगर हमें बीएल माइनस बीसी की वैल्यू दी है, अब आप यहाँ पे चाहे बीएल माइनस बीसी रखो चाहे बीसी माइनस बीएल रखो, अगर उसका स्क्वायर हो रहा है तो कोई अंतर पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आप 9 का स्क्वायर करो तो चाहे आप माइनस 9 का स्क्वायर करो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या करो, बी आर की वैल्यू निकाल लो। तो 15 इक्वल टू अंडर रूट बी आर स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बी आर की वैल्यू आएगी 12 वोल्ट। जब आप बी आर की वैल्यू निकालोगे तो बी आर की वैल्यू आएगी 12 वोल्ट। अब बी आर की वैल्यू रख दो आप इक्वेशन नंबर 3 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 में रख दो तो जो 20 है, 20 इक्वल टू अंडर रूट बी आर का मतलब 12 का होल स्क्वायर प्लस बी एल का होल स्क्वायर। यहाँ से जो बी एल की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 वोल्ट। अब देखो, आपको दिया है बी एल डिफरेंस बीसी दिया है आपको 9 वोल्ट। अब आपको ये नहीं बोला है इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं बोला है कि नेचर लैगिंग है या फिर लीडिंग है। तो हमें दोनों केस लेके चलने पड़ेंगे। यहाँ पे दोनों आंसर हो सकते हैं और ऑप्शन में भी दोनों आंसर मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा, इफ बीएल ग्रेटर देन बीसी, अगर बीएल ग्रेटर देन बीसी होगा डेट मीन्स नेचर कैसा हो जाएगा, लैगिंग नेचर का। तो क्या हो जाएगा, बीएल माइनस बीसी इक्वल टू 9, बीएल की वैल्यू है 16, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीसी इक्वल टू हो जाएगा 7 वोल्ट। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस हो सकता है इफ बीएल लेस देन बीसी, तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, लीडिंग। अगर लीडिंग होगा तो बीएल माइनस बीसी ना हो के अब क्या हो जाएगा, बीसी माइनस बीएल। अब हो जाएगा बीसी माइनस बीएल इक्वल टू 9, बीसी माइनस 16 इक्वल टू 9, तो बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 वोल्ट। तो देखो बीसी की दो वैल्यू हो सकती है, या तो 7 वोल्ट होगी या फिर 25 वोल्ट होगी। अब आपको ध्यान रखना है, अगर उसने कुछ भी नहीं बोला है, ना तो उसने लैगिंग बोला है ना उसने लीडिंग बोला है, तो आपके दोनों आंसर हो सकते हैं, 7 वोल्ट भी हो सकता है और 25 वोल्ट भी हो सकता है। बट अगर वो बोलते लैगिंग नेचर का है तब आपका आंसर होगा 7 वोल्ट, और अगर वो बोलते लीडिंग नेचर का है तब आपका आंसर होगा 25 वोल्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। देखेंगे ये क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन में क्या है, आपको एक सर्किट दिया है जिसमें R और L लगे हैं और इसमें पूछा है फाइंड एमीटर रीडिंग ऑफ द सर्किट ऑन इज V1t इक्वल टू 10 sin t एंड V2t इक्वल टू 10 रूट 5 sin 2t। इसको मतलब इसमें देखो 3 सोर्स लगे हैं, एक तो डीसी सोर्स है 5 वोल्ट का और 2 एसी सोर्स लगे हैं। 2 एसी सोर्स कौन कौन से? पहला सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इक्वल टू 1। अगर आप B1 में देखो तो B1 के लिए ओमेगा इक्वल टू कितनी, ओमेगा 1 इक्वल टू 1 है, 1 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि साइन ओमेगा टी होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1, इसके लिए ओमेगा टू की वैल्यू कितनी है V2 के लिए, इसकी वैल्यू है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए और फ्रिक्वेंसी डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 0, जो आपको 5 वोल्ट दिया है उसके लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब आपको 3 सोर्स दिए हैं, एक तो डीसी सोर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 0, एक V1t है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 रेडियन पर सेकेंड और एक V2t है जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 रेडियन पर सेकेंड। अगर आपकी तीनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी है तो आप एक ही थ्योरम लगती है, आपको थोड़ा सा थ्योरम का पता होगा, वो है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको करना क्या है, एक बार में आपको एक सोर्स को एक्टिवेट करना है, बकाया के सोर्स को आपको डीएक्टिवेट करना है। एक बार में आप एक ही सोर्स को कंसीडर करके उसमें करंट निकालोगे। तो अपने पास 3 सोर्स है, 5 वोल्ट, V1t और V2t। तो हमें तीनों को अलग अलग इंडिविजुअली हमें कंसीडर करके करंट निकालनी पड़ेगी। फिर सुपरपोजिशन क्या कहती है, जो आपकी टोटल करंट होगी वो उन तीनों के समीशन के बराबर होगी, उन तीनों के समीशन के बराबर हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डीसी को मानता हूँ। अब देखो इसमें ना आमीटर रीडिंग निकालनी है। आमीटर जनरली आमीटर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम एसी की बात करते हैं ना अपने अपने सब्जेक्ट में, जब भी हम एसी की बात कर रहे हैं तो जो भी वो आमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है, वो हमेशा एक आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी होती है हमें। देखेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 5 वोल्ट को सबसे पहले 5 वोल्ट मतलब डीसी को कंसीडर करता हूं। डीसी के लिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 0। हमें दोनों पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के लिए इंपीडेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस के लिए इंपीडेंस तो आर ही होता है, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। बट इंडक्टेंस का जो इंपीडेंस होता है वो होता है जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल। इसका मतलब कि अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूं तो जेड एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, जेड एल की वैल्यू 0 हो जाएगी और जेड आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड आर की वैल्यू आर होगी। तो देखो रेजिस्टेंस 0 का मतलब हो गया, उसको हम कैसे रिप्लेस कर देंगे, शॉर्ट सर्किट से। अपने पास सिर्फ क्या आएगा, अपने पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस आएगा और यहाँ पे 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होगा, ये 1 ओम है, ये 5 वोल्ट है। तो करंट कितनी आ जाएगी, अगर मैं बोलूँ इसको I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5 एम्पियर। डीसी के लिए एवरेज वैल्यू, डीसी के लिए आरएमएस वैल्यू सब यही होती है, सब कुछ यही होती है। सेकंड केस में मैं क्या करता हूँ, B1t को कंसीडर करता हूँ। B1t इक्वल टू है कितना, B1t इक्वल टू 10 sin t, 10 sin t, जिसमें ओमेगा की वैल्यू है 1 रेडियन पर सेकेंड। जेड आर तो आर ही होगा, 1 ओम हो जाएगा। बट जेड एल कितना हो जाएगा, जेड एल हुआ जाए जे ओमेगा एल, जे ओमेगा की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू भी है 1, देखो एल की वैल्यू भी है 1, ये हो जाएगा जे ओम। अब तो देखो सर्किट कैसा बनेगा, ये 1, यहाँ पे एक इंडक्टर होगा, सॉरी यहाँ पे V1t होगा, ये कितना है, ये 1 ओम है, ये जे ओम है और ये V1t है। अब देखो यहाँ पे I2 मान लूं मैं इसको, I2 इक्वल टू कितना, अब ये आपकी एसी करंट होगी तो V1t और डिवाइड बाई टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा 1 प्लस जे, 1 प्लस जे, ठीक है। तो देखो 1 प्लस जे बेसिकली क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 1 प्लस 1 मतलब 2 और एंगल कितना होगा 45 डिग्री। और B1t है कितना, तो देखो B1t होगा, B1t है 10 sin ओमेगा, 10 sin t, ओमेगा की वैल्यू 1 है, 10 sin t डिवाइड बाई √2 और एंगल 45 डिग्री। तो ये बेसिकली आएगा 10 अपॉन √2 और एंगल कितना हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री। अब देखो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने अभी इसकी पीक वैल्यू ली है। हमने देखो जो इनपुट लिया है वो हमने पीक वैल्यू ली है, ये जो है आपकी 10, ये पीक वैल्यू है, आपको ध्यान रखनी है ये चीज, ये पीक वैल्यू है ना कि आरएमएस वैल्यू है। अगर हमें अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो कितनी होगी, ये चीज जो आई है आपकी, ये चीज पीक वैल्यू आई है।
आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं बोलूं आरएमएस वैल्यू कितनी होगी तो आई आरएमएस 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 10/√2 और डिवाइड बाई √2, इसका मतलब 5 एम्पियर। हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ये चीज ध्यान रखनी है। अभी हम इसकी पीक वैल्यू लिए थे, 10 क्या है इसकी पीक वैल्यू है, इसलिए 10/√2 क्या हो गई, इसकी पीक वैल्यू हो गई। अब मैं अगर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो किसी भी साइनसोइडल सिग्नल की आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, Bm/√2 या फिर Im/√2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। तीसरा केस क्या लेंगे, तीसरा केस कि B2T को कंसीडर करेंगे। B2T है कितना, B2T है 10√5 sin 2t, 10√5 sin 2t, जिसमें ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी 2 रेडियन पर सेकेंड। देखो ZR तो R ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट देखो ZL थोड़ा चेंज हो जाएगा। ZL कितना होता है, J ओमेगा L, मतलब J इंटू 2 इंटू L मतलब 2J हो जाएगा। अब देखो सर्किट कैसा बनेगा, ये होगा रेजिस्टेंस R, ये हो जाएगा 2J, यहाँ पे मैंने लिया है B2T, दिस इज B2T, दिस इज R1 ohm एंड दिस इज 2J। तो देखो I इसको बोल दूं मैं I3, तो I3 कितनी होगी, I3 हो जाएगी B2T डिवाइड बाई टोटल इम्पिडेंस कितना हो जाएगा 1 + 2J या J2 कितना हो जाएगा B2T, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा √1² + 2² मतलब √5, और एंगल कितना हो जाएगा tan 1/2, tan 1/2/1 मतलब tan 1/2। तो देखो B2T है कितना, B2T है 10√5 sin 2t, 10√5 sin 2t डिवाइड बाई √5, एंगल कितना हो जाएगा tan 1/2। तो देखो ये कितना बचेगा 10 sin 2t, और एंगल जब ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का tan 1/2। अब देखो ये तो पीक वैल्यू आई ना, ये जो 10 है ये पीक वैल्यू है, तो RMS 3 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10/√2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, हमें RMS निकालनी है ना कि हमें पीक निकालनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बेसिकली जो अपनी टोटल करंट आएगी वो इंडिविजुअली सभी का समीशन आ जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, यहाँ पे लिख देता हूं, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, जो टोटल करंट आई होगी वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 और प्लस I3। I1 कितनी थी 5, I2 कितनी आई थी, I2 आई थी अपनी 10/√2, ये आई थी, देखो मैं आपको बता देता हूँ 10/√2, और साइन क्योंकि बेस अपना साइन था ध्यान रखना है, और ओमेगा की वैल्यू बनती है यहाँ पे 50 और माइनस का 45 डिग्री, और जो तीसरी करंट आई है वो आई है 10 sin 2t माइनस एंगल कितना आया tan 1/2। अब देखो मैंने आपको पहली क्लास में, एसी की पहली क्लास में बताया था कि 3 फेज आर को हमें कैसे ऐड करना है। तो या तो आप तीनों को ऐड करो अलग अलग तरीके से फेज आर को, ये बेसिकली फेज आर ही तो है। 5 का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है 5 एंगल 0, 5 का मतलब हो गया 5 एंगल 0 है ना, और 10/√2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10/√2, मतलब इसका आरएमएस लेंगे तो कितना हो जाएगा 10/√2/√2 मतलब 5 एंगल -45, इसकी आरएमएस कितनी हो जाएगी, इसका फेजर कितना हो जाएगा, आरएमएस ले रहे हैं तो 10/√2 एंगल माइनस का tan 1/2। या तो आप तीनों फेजर को ऐड कर लो, या फिर एक फॉर्मूला याद रखो जो मैं आपको देने वाला हूं कि आई आरएमएस, अगर आपको तीनों अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी जाए तो आप आरएमएस कैसे निकालोगे, आई आरएमएस इक्वल टू आई आरएमएस 1 का होल स्क्वायर प्लस आई आरएमएस 2 का होल स्क्वायर प्लस आई आरएमएस 3 का होल स्क्वायर, लाइक दिस, ऐसे निकालोगे आप। तो आई आरएमएस 1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, आरएमएस 2 कितना है ये भी 5 का होल स्क्वायर, 10/√2 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगी 10 एम्पियर। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा कि हमें आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है, आरएमएस से हमें कैसे खेलना है, उसके पीक से हमें कैसे खेलना है। ये चीजें आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पे आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि अगर आपने एक भी गलती कर दी पीक और आरएमएस को लेकर तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छा कंटेंट देने की।
मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, थ्योरी का अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं, क्वेश्चन अच्छे से अच्छे दे सकूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो अगली क्लास में पढ़ते हैं इसके और क्वेश्चन। थैंक यू।